हेलो एवरीवन, मैं हूं रितेश श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं न्यूज़ इनसाइट ओनली ऑन पैंथेनेडू। दोस्तों, आज न्यूज़ इनसाइट में फिर से हम लोग एक फाइनेंशियल टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं जो कि बैंकिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड है। आरबीआई के इंटरनल वर्किंग ग्रुप ने एक रिपोर्ट सबमिट की है। उस रिपोर्ट के क्या आउटकम्स हैं और उसके आने वाले फ्यूचर क्या प्रोबेबल हम लोग एक्सपेक्टेड आउटकम देखेंगे, इसी पे चर्चा करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको याद दिलाना चाहूँगा कि अगर अभी तक से आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, घंटी बजाइए ताकि आपको नए वीडियोस जब भी अपलोड हो आपको सही समय पे नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो बात करते हैं, ये इंटरनल वर्किंग ग्रुप जो होती है आरबीआई की, अंदर में ही कुछ डिसीज़न लेने के लिए आरबीआई अपने इंटरनल ग्रुप को, वर्किंग ग्रुप को कॉन्स्टिट्यूट करता है और वो समय समय पे वर्किंग के एरियाज़ में बैंक से रिलेटेड और बाकी चीज़ों से रिलेटेड जो आरबीआई के डोमेन में जो काम होते हैं उससे रिलेटेड कुछ रिकमेंडेशंस यानी कि कुछ सलाह देता है। तो ये एक वैसे ही वर्किंग ग्रुप थी जो कि पीके मोहंती के अध्यक्षता में हुई। पीके मोहंती डायरेक्टर है आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड के। ये कमेटी गठन हुई थी जून 2020 में। आइए देखते हैं इसके क्या क्या रिकमेंडेशंस हैं। सबसे पहली जो इस ग्रुप ने रिकमेंडेशन की है, प्रोमोटर्स के स्टेक्स को बढ़ाने की बात की गई है। प्रोमोटर्स के स्टेक को इसने ये परामर्श दिया है कि 15% से बढ़ा करके 26% कर दिया जाए आने वाले 15 सालों में। 15 साल का एक फेज़ रखा गया है, उसमें इसको ये टाइमलाइन के अंदर रखा जाता है। अब प्रोमोटर्स कौन होते हैं? प्रोमोटर्स वो होते हैं जो किसी भी कंपनी को स्टैब्लिश्ड करते हैं, जिनकी इनिशियल कैपिटल लगी होती है, जिनके एफर्ट से कंपनी खड़ी होती है। आप कह सकते हो ये कंपनी के एक्चुअल फाउंडर्स होते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, नॉन प्रोमोटर्स के शेयर से संबंधित जो एडवाइस दिया है इस ग्रुप ने, उसने ये कहा है कि इसकी मैक्सिमम कैप 15% की जाए। मैक्सिमम कैप जैसे कि नॉन प्रोमोटर्स के अलावा जिनके स्टेक्स हुए, बड़े हाउसेज होते हैं, जो इंस्टीट्यूशनल जो इन्वेस्टर्स होते हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स तो इतना ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करते हैं, उनकी एक सीलिंग लगाई गई है, एक कैप लगाई गई है। कैप को रिकमेंड किया गया कि 15% होने चाहिए मैक्सिमम। तीसरी बड़ी बात जो कि एक बहुत ही बड़ा, जिसको कि हम कह सकते हैं कि बहुत ही एक रिवोल्यूशनरी, एक रेडिकल चेंज रिकमेंड किया गया है। बिग कॉरपोरेट हाउसेस जो अभी तक से यूनिवर्सल बैंकिंग के लाइसेंस यानी कि जो कॉमर्शियल बैंक जो होते हैं उनके लाइसेंस के लिए एलिजिबल नहीं हुआ करते थे, जैसे टाटाज, अंबानीज, बजाज, ऐसे जो बड़े कॉरपोरेट हाउसेस हैं वो इसके लिए एलिजिबल नहीं होते थे। रीज़न ये कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इनके हाथ में चला जाएगा। बैंकिंग इंडस्ट्री को ये अगर कंट्रोल करेंगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है इकोनॉमी में। ये इसके लिए रास्ता साफ करने का कहा गया है और ये एक हरी झंडी दिखा दी है इस वर्किंग ग्रुप ने। तो आने वाले समय में बिग कॉरपोरेट हाउसेस भी उम्मीद करनी चाहिए कि वो बैंकिंग इंडस्ट्री में आ जाएंगे और इनके नाम से भी बैंक एस्टैब्लिश्ड होगा। ये बहुत बड़ी बात हो, एक बहुत ही बड़ा स्टेप होगा, क्योंकि बैंक नेशनलाइजेशन 1980 में जो हुआ था उसके बाद से कॉरपोरेट एंट्री बैंकिंग इंडस्ट्री में बिल्कुल बंद है। एक्चुअली उस दौर की जो नेशनलाइजेशन हुई थी वो इसी क्रॉनी कैपिटलिज्म को दूर करने के लिए की गई थी कि कॉरपोरेट हाउसेस के कंट्रोल में बैंकिंग इंडस्ट्री ना आ जाए। बहरहाल वो दौर और था, ये एक अलग तरीके का समय चल रहा है। तो इसको भी एक बहुत सारे लोग वेलकम स्टेप मान रहे हैं। अगला बड़ा जो रिकमेंडेशन किया है, एनबीएफसी को बैंक लाइसेंस डायरेक्टली देने की बात की गई है। बड़े एनबीएफसीज जैसा कि आप जानते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, जो बड़े एनबीएफसीज हैं और एक्चुअली जिनकी टोटल एसेट 50,000 करोड़ या उसके ऊपर होगी, उनको डायरेक्टली बैंक में कन्वर्ट कर देने का सलाह दिया गया है। बैंक में कन्वर्ट करने का रिकमेंडेशन है। तो इससे जो कुछ एनबीएफसीज जो एक्चुअली फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है, जैसे बजाज फाइनेंस, टाटा फाइनेंस, इस तरीके की कंपनी, या महिंद्रा फाइनेंस, ये एनबीएफसीज हैं और इनके पीछे बहुत बड़े कॉरपोरेट बैकिंग्स भी है। तो कैपिटल वाइज, वेल्थ वाइज तो बहुत स्ट्रांग कंपनी है। इनका एक रास्ता साफ हो गया, ये बैंक बन सकते हैं। नेक्स्ट,
पेमेंट बैंक से संबंधित एक इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशन है। पेमेंट बैंक जिसने 3 साल अपने पूरे कर लिए हैं वो स्मॉल फाइनेंस बैंक बनने के एलिजिबल हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक स्मॉल साइज़ के बैंक होते हैं, बट पेमेंट बैंक्स वो होते हैं जो फुल फ्लेज्ड बैंक नहीं होते हैं और ये लेंडिंग नहीं करते हैं, जो कि स्मॉल बैंक्स कर सकते हैं। तो आप कह सकते हो कि बैंकिंग हायरार्की में एक स्टेप ये नीचे होते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक से। अब ये एक प्रमोट करके स्मॉल फाइनेंस बैंक बन सकते हैं। नेक्स्ट है पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक की लिस्टिंग के बारे में भी रिकमेंडेशन की गई है कि स्मॉल बैंक्स और पेमेंट बैंक्स और स्मॉल फाइनेंस बैंक इनको अलाउ कर दिया गया है कि ये स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो सकें। अब स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने का बेनिफिट ये होगा, फ़ायदा ये होगा कि ये मार्केट कैप अपना इंक्रीज़ कर सकते हैं, मार्केट कैप बढ़ा सकते हैं, बाज़ार की इनकी पूंजी आ सकती है और एक कॉमन इन्वेस्टर भी इनमें पैसा लगा सकता है। तो इनकी भी कैपिटल पोजीशन जो होगी वो बेहतर हो सकती है। नए बैंक लाइसेंस के लिए कैपिटल की सीमा बढ़ाने का भी निर्णय लिया गया है। जो भी नए बैंक लाइसेंस मिलते हैं, यूनिवर्सल बैंक जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसको हम कॉमर्शियल बैंक बोलते हैं, उसको यूनिवर्सल बैंक भी बोला जाता है। यूनिवर्सल बैंक मतलब कि एक ही छत के नीचे सारी की सारी बैंकिंग सर्विसेज एक साथ अवेलेबल हो। तो इसका इनिशियल कैपिटल जो आरबीआई ने रखा था 500 करोड़ का, उसको बढ़ा करके 1000 करोड़ करने का रिकमेंडेशन दिया गया है। वहीं स्मॉल फाइनेंस बैंक के भी कैपिटल रिक्वायरमेंट को बढ़ाने का परामर्श दिया गया है। इनिशियल कैपिटल जो नया स्मॉल बैंक खोला जाएगा उसको 100 करोड़ से बढ़ा करके 250 करोड़ कर दिया गया, यानी थोड़े और स्ट्रॉन्ग साइज़ के इंस्टीट्यूशंस चाहिए स्मॉल बैंक लाइसेंस के लिए। इन सारी चीज़ों के पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं, इसको हम लोग ब्रीफली समझने की कोशिश करते हैं। एक तो ये सबसे बड़ी बात है कि स्ट्रक्चरल चेंज जो लाया जाएगा, ये स्ट्रक्चरल चेंज लाया जा रहा है इसलिए ताकि फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़े। फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बैंकिंग सर्विसेज से जोड़ा जाए। ये तभी हो सकता है जब हर तरीके के लोग बैंकिंग इंडस्ट्री में इन करेंगे, तभी हो सकता है। साथ ही साथ प्रोमोटर्स को भी इसमें कोई सुविधा दी गई है। प्रोमोटर्स अपने इंस्टीट्यूशंस को सपोर्ट कर सकते हैं अच्छी तरीके से। स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक्स के लिए बेनिफिट ये है कि उनके लिए कैपिटल का अरेंजमेंट हो जाएगा। अब वो मार्केट कैपिटलाइजेशन के ज़रिए बाज़ार से पूंजी इकट्ठा कर सकते हैं, तो उनकी एक पूंजी की जो स्थिति है वो मजबूत हो जाएगी। और साथ ही साथ बड़े कॉरपोरेट हाउसेस जो एंटर करेंगे यूनिवर्सल बैंकिंग में, इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होने जा रहा है, क्योंकि जब सारे के सारी बैंकिंग इंडस्ट्री में कैपिटल की कमी और लेस कैपिटल और कैपिटल की रिस्क पोजीशन को लेकर के बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, तो ऐसे में इस तरीके के बड़े प्लेयर आएंगे तो डेफिनेटली ये बहुत ही रोबस्ट साइज़ के होंगे और इनका अपना एक अलग पकड़ होगी। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये सारे का सारा रिकमेंडेशन को अगर हम लोग ये कहें तो ये यूनिवर्सल बैंकिंग को बढ़ाने वाला है। जो एग्जिस्टिंग बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं उनको थोड़ी सी रिलीफ दे रहा है और बड़े कॉरपोरेट हाउसेस जो होंगे वो भी इसमें शामिल होंगे और एग्जिस्टिंग जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी कैपिटल पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने की दिशा में भी ये कदम होगा। अब ये देखने वाली बात है कि इसमें से सरकार कितने सारे रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट करती है, किस फॉर्म में होती है। अगर होगा तो ये आप मान सकते हो कि ये एक बैंकिंग नेशनलाइजेशन के बाद का एक बहुत बड़ा बैंकिंग इंडस्ट्री में वन ऑफ द बिगेस्ट रिफॉर्म होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और हमारा लर्निंग ऐप एडुपेंथन को डाउनलोड कीजिए। अगर आप करंट अफेयर्स से में आपकी इंटरेस्ट है, करंट अफेयर्स आप पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे वीकली मेगा क्विज सैटरडे को उसमें पार्टिसिपेट करें और साथ ही साथ न्यूज़ इनसाइट भी देखते रहें। तो आज के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। टेक केयर, बाय बाय।